हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का मैथ्स और आज से हमारा एक पहला लेक्चर शुरू हो रहा है। सबसे पहले सभी बच्चों को मैं बधाई देना चाहूँगी, आपने क्लास 10th पास की है और यहाँ पर आप बहुत अच्छे से आप आगे की पढ़ाई अच्छे से करेंगे। तो बच्चों देखिए, आपका जो क्लास 11th का मैथ्स है, इसका जो चैप्टर नंबर 1 है ये है सेट्स। ठीक है, अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो आप मैथमेटिक्स में थ्योरिकल आपने बहुत कम पढ़ा है और यहाँ से देखिए क्लास 11 से आपके जो पहले 2 चैप्टर हैं वो थोड़ा थ्योरी बेस है। ठीक है, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा समझ में कम आए, लेकिन यदि आप ध्यान दें तो आपको घर में पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। इतना इजी चैप्टर है ये दोनों। ठीक है, और यदि ध्यान नहीं देंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। और सेट्स और रिलेशन एंड फंक्शन आपका इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ से आपके जो चैप्टर सेट्स हैं, इसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन है, सेट से आपका रिलेटिव है रिलेशन एंड फंक्शन, इसी पर आगे क्लास 12th में आपका रिलेशन एंड फंक्शन का जो चैप्टर है वो बेस्ड है। तो ये चैप्टर आपको क्लास 11th के लिए नहीं, क्लास 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये बेसिक आपका यहाँ से शुरू होता है, तो इसको आप बहुत अच्छे से देखेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर और स्टार्ट करते हैं सेट्स को। चैप्टर का नाम है सेट्स और इसको हिंदी में आप कहेंगे समुच्चय। हिंदी में कहेंगे आप इसको समुच्चय। ठीक है, अब समुच्चय सेट्स वर्ड आपने कई बार अपनी डेली लाइफ में बहुत बार यूज किया है। सेट्स, ठीक है, आप किसी शॉप में जाते हैं तो वहां पर आप क्या कहते हैं, मुझे इसका सेट दे दीजिए। आपके पास इस तरह से पेन का सेट होता है, ठीक है ना, तो आप क्या कहते हैं कि मुझे एक सेट दे दीजिए। ठीक है, अब मैथमेटिक्स में आप सेट किसे कहेंगे ये हम आप यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले देख लीजिए कंटेंट आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट, सेट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऑर्डर ऑफ सेट क्या होता है, सेट को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें आपका जो है स्टेटमेंट फॉर्म हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया और सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। आपके सिलेबस में आपको 2 ही यहाँ पर मेथड दे रखे हैं जिससे आप रिप्रेजेंट करते हैं सेट को, जिसमें आपका रोस्टर फॉर्म है और सेट बिल्डर फॉर्म है। यहाँ पर जो आपका स्टेटमेंट फॉर्म है वो आपको डिस्क्राइब नहीं कराया गया है, लेकिन जो भी आपको दिया है वो स्टेटमेंट फॉर्म है, जिससे आप उसको रोस्टर फॉर्म में अभी नहीं समझ में आएगा, आगे हम जब करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, जिसमें आपका रोस्टर फॉर्म हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म आपका हो गया है। इसके बाद टाइप ऑफ सेट हम पढ़ेंगे, जिसमें अलग अलग टाइप्स का आप एम्प्टी सेट, यूनिवर्सल सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट, अलग अलग टाइप के आप यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, सेट्स के टाइप पढ़ेंगे। ऑपरेशंस हम करेंगे यहाँ पर सेट्स का, यूनियन ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, इसके बाद आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पढ़ेंगे और डिफरेंस ऑफ सेट हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए सेट्स क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए व्हाट इज सेट, तो यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन आपको लिखाई गई है कि अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट और थिंग। ठीक है, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब ये जो वेल डिफाइंड वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ, हिंदी में आप इसको क्या कहेंगे कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, इसको आप हिंदी में क्या लिखेंगे, वस्तुओं के सुपरिभाषित, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रहों को आप क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। ये इसकी हिंदी में डेफिनेशन है। ठीक है, अब ये जो वेल डिफाइंड वर्ड है ये है क्या चीज, अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर आपको सेट समझ में आ गया, यानी कि जो ये सुपरिभाषित संग्रह है ये वर्ड है क्या चीज। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर आपको कहा कि ये जो ए है इसकी हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास इस तरह से है 2, 4, 6, 8 और 10 और ये आपका इंफिनिटी तक आगे चलता जा रहा है।
मैंने आपकी क्लास के किसी बच्चे को उठाया, मैंने कहा बच्चे इसको ये जो मैंने लिखे हैं ये क्या है? तो कुछ बच्चों ने कहा मैम ये आपके नंबर हैं। क्या है? नंबर्स है। ठीक है, चलिए थोड़ा कुछ बहुत उसने ठीक कहा, ये नंबर्स हैं। इसके बाद दूसरे बच्चे को मैं उठाऊंगी और दूसरे बच्चे से मैंने पूछा इसकी आप डेफिनेशन बताइए। तो दूसरा बच्चा क्या कहेगा, ये आपके क्या हैं? इवन नंबर है, इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर है। ठीक है, तीसरे बच्चे को उठाया, उसने क्या कहा? उसने कहा ये आपके पॉजिटिव पॉजिटिव इवन नंबर है। ठीक है, तो तीन बच्चों ने अलग अलग यहाँ पर इसका आंसर किया। बहुत ध्यान से इसको समझेंगे हम। ठीक है, बहुत छोटी चीज है, लेकिन अगर ये जो वेल डिफाइंड शब्द है, जो वर्ड है, यदि आपको ये समझ में आ जाता है तो सेट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ काउंटिंग लिख दी 2 4 6 8 10। तो एक बच्चे ने कहा ये नंबर है, दूसरे ने कहा ये इवन नंबर है। ठीक है, इवन नंबर है ये। तीसरे ने कहा ये पॉजिटिव इवन नंबर है। ठीक है, अब जिसने ये कहा कि ये नंबर है, दूसरे ने कहा नंबर तो 1 से शुरू होता है ना? यदि मैं आपको ये कहूं कि आप कुछ नंबर लिखिए, तो आपकी क्लास के सारे बच्चे अलग अलग नंबर लिखना स्टार्ट करेंगे। कुछ नेगेटिव नंबर लिखना स्टार्ट कर देंगे, कुछ 0 से स्टार्ट कर देंगे, और कुछ 1 से स्टार्ट करेंगे, और कुछ 2 से ही स्टार्ट कर देंगे, जिसकी जो मर्जी। क्योंकि ये आपकी वेल डिफाइंड, आपकी जो डेफिनेशन है, ये आपका वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है। मैथमेटिक्स में हम बात कर रहे हैं, तो ये आपका वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपसे कहा बच्चे नंबर लिखिए, और सब बच्चों ने अलग अलग नंबर लिख लिए। किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा। ठीक है, फिर मैंने कहा इवन नंबर लिखिए, तो कुछ बच्चों ने 2 से स्टार्ट किया। कुछ बच्चों ने कहा अरे 0 भी तो आपका इवन नंबर है, और नेगेटिव में भी -2 -4 -6 ये भी तो आपके इवन नंबर में आते हैं। तो उन्होंने ये भी लिखना स्टार्ट कर दिया। यानी कि इस वाले आंसर में यदि मैं आप सभी बच्चों को, आपकी क्लास के सभी बच्चों को ये वाला आपको स्टेटमेंट कहूं कि आप इवन नंबर लिखिए, तो यहाँ पर भी आपके आंसर वरी कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आप आंसर आप लिख सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको कहा आप पॉजिटिव इवन नंबर स्टार्ट कीजिए और पॉजिटिव इवन नंबर लिखिए, तो आपकी क्लास के या आपके जितने भी 500 स्कूल कनेक्ट हैं, सारे बच्चे 2 से स्टार्ट करेंगे, 4 6 8, और आगे 3 डॉट लगा करके वो छोड़ देंगे। अब ये जो आंसर होगा, ये सभी बच्चों का सेम आंसर होगा। यहाँ पर किसी भी बच्चे का आंसर गलत डिफरेंट नहीं आएगा। ठीक है, इनको हम गलत नहीं कह सकते हैं कि इन्होंने कहा इवन नंबर है। ठीक है, इवन नंबर है ये। इन्होंने कहा ये नंबर्स हैं, ठीक है, ये नंबर्स हैं। बट इसकी जो एक्यूरेट, जो इसकी सुपरिभाषित जो इसकी डेफिनेशन है, वो इसकी क्या है? ये पॉजिटिव इवन नंबर्स हैं, ये आपके पॉजिटिव इवन नंबर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों देखिए, मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि जो सेट्स हैं वो क्या होते हैं, जो मैं ये वेल डिफाइंड की बात कर रही हूँ, एक ऐसी डेफिनेशन जो हर बच्चे का सेम हो। चाहे आप किसी भी स्कूल के बच्चे से पूछिए, वो हमेशा सेम होगा। कभी भी वो अब पर्सन टू पर्सन या आपके स्टूडेंट टू स्टूडेंट वो क्या ना करे, वरी ना करे, अलग में डिफरेंट डिफरेंट आपके आंसर ना आए। तो ऐसी डेफिनेशन को हम कहते हैं वेल डिफाइंड। ठीक है, अ कलेक्शन, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं यहाँ पर यदि आप सारे बच्चों को एक ये बात कहूं कि आपने क्या लिखना है, नेचुरल। देखिए यहाँ पर भी ये जो मैंने लिखा है, यहाँ पर भी हम क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव इवन नेचुरल। देखिए चौथे बच्चा क्या आंसर देगा, वो क्या आंसर देगा, वो देगा पॉजिटिव पॉजिटिव इवन इवन नेचुरल नंबर। क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें, किसकी,
सिर्फ इनकी बात करें पॉजिटिव इवन नंबर की तो आपका जीरो भी इंक्लूड हो जाता है। लेकिन यदि हम नेचुरल नंबर की बात करें, देखिए कितनी सारी डेफिनेशन यहाँ पर आ गई है। यदि हम सिर्फ इसको आधी अधूरी इसकी डेफिनेशन बताते हैं तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव इवन, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव इवन नंबर की तो कोई बच्चा यहाँ पर जीरो भी ले लेगा तो वो भी पॉजिटिव है, ठीक है ना। वैसे तो जीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव इवन नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इवन नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर बच्चों आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 4, और यहीं से आपके ये जो वेल डिफाइंड इसकी ये क्या है डेफिनेशन है, और यही क्या है वेल डिफाइंड जो वर्ड है यही, यानी कि एक ऐसी डेफिनेशन जो पर्सन टू पर्सन, जो स्टूडेंट टू स्टूडेंट क्या ना करे, वरी ना करे, अलग अलग ना हो, तो ऐसी डेफिनेशन को हम कहते हैं वेल डिफाइंड, ठीक है, सुपरिभाषित, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम सिर्फ यही पूछें कि बच्चों ये क्या है, या मैं बोलूं आपको कि नंबर लिखिए, आप कुछ भी नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको एक वेल डिफाइंड जो डेफिनेशन है वो नहीं बताई। मैं आपको ये कहूँ सिर्फ आप इवन नंबर लिखिए तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं, आप माइनस से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको कहूँ आप पॉजिटिव इवन नंबर लिखिए तो आप जीरो से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। यदि मैं आपको कहूँ पॉजिटिव इवन नेचुरल नंबर, ठीक है ना, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये वाला सेट आपका आ जाएगा जिसको आप क्या कहते हैं वेल डिफाइंड। अब मैथमेटिक्स में देखिए ये तो डेफिनेशन की बात होगी। सेकंड यहाँ पर क्या लिखा है, कैपिटल लेटर इज यूज्ड टू नेम अ सेट। किसी भी सेट को यूज करने के लिए आप कैपिटल लेटर का यूज करते हैं, जैसे कि ए बी सी डी ई और एक्स वाई जेड, ऐसा ऐसा आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। किसी भी अल्फाबेट से आप इसको क्या कर सकते हैं, कैपिटल लेटर यहाँ पर यूज करते हैं। यानी कि मैं किसी सेट की बात करूं तो मैं इसको सेट ए मान सकती हूँ, सेट बी मान सकती हूँ। इसके बाद क्या कहा है, एन एलिमेंट इज एन ऑब्जेक्ट कंटेनिंग इन अ सेट। सेट में देखिए, सेट में जो ये आपके क्या हैं 2 4 ये एलिमेंट्स कहलाते हैं, इनको हिंदी में आप अवयव कहते हैं, अवयव कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ पॉइंट्स नहीं लिखे हुए हैं जिनको मैं आपको बता रही हूँ। किसी भी सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको कोमा से क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। सेट के एलिमेंट्स को यानी अवयवों को इन कोमा से सेपरेट किया जाता है। करली ब्रैकेट्स के आप अंदर इस सेट के एलिमेंट्स को लिखते हैं, करली ब्रैकेट्स के अंदर सेट्स को आप लिखते हैं। जैसे यहाँ पर सेट ए लिखा है 2 4 6 8, तो आपने सेट के एलिमेंट को यहाँ पर क्या लिखा है, करली ब्रेसेस के अंदर, करली ब्रैकेट्स के अंदर आपने इनको लिखा है, ठीक है ना। अलग अलग ब्रैकेट्स होते हैं इस तरह के, इस तरह के, और ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट इस तरह से, अलग अलग टाइप के ब्रैकेट्स होते हैं। तो हमेशा आप क्या करेंगे, सेट के एलिमेंट्स को इस ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे, इस तरह से होता है ये, ठीक है। इसको आप बंद भी कर देंगे। तो सेट के बारे में अभी तक हमने क्या क्या डेफिनेशन, क्या क्या हमने जान लिया कि सेट क्या होता है। सेट इज अ वेल कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो क्या होगा, सेट क्या है, एक कलेक्शन है किसका, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का, ठीक है। इसको कैपिटल लेटर से आप यूज करते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब मैंने ऐसा कह दिया है, एक ऐसी डेफिनेशन, एक ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको आप लिख रहे हैं वो पर्सन टू पर्सन वरी ना करे, वो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट को आप क्या कहते हैं, ऐसे ही डेफिनेशन को आप क्या कहते हैं, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट कहा जाता है। यदि मैं आप बच्चों, सारे बच्चों को ये कहूं कि आप इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल्स को लिखिए, तो देखिए बच्चों, आप यहाँ से आप किसी भी भारत के, दुनिया के किसी भी स्कूल के बच्चे को पूछ लीजिए, अ कलेक्शन ऑफ इंग्लिश वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है ना। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों को आपने लिखना है, उनका कलेक्शन। तो ये आपका क्या है, ये आपका एक सेट होगा। क्या सेट हो जाएगा, इसको मैं सेट ए से मान लेती हूँ। और अभी अभी मैंने क्या कहा, आप सेट के एलिमेंट्स को क्या करते हैं, करली ब्रैकेट्स के अंदर इनको रखते हैं। जैसे हम किसी भी चीज को क्या करते हैं, किसी बॉक्स में रखते हैं, आप उसको क्या करते हैं, फल लाएंगे आप तो कहाँ पे रखेंगे, टोकरी में रखेंगे। इसी प्रकार से सेट के एलिमेंट्स को, इन अवयवों को आप इस करली ब्रैकेट्स के अंदर रखते हैं। और देखिए मैंने क्या कहा, इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल्स का सेट आपको बनाना है। तो हर बच्चा क्या लिखेगा, ए ई
IOU। और एलिमेंट्स को आप हमेशा कैपिटल स्मॉल लेटर में लिखेंगे, ठीक है। एलिमेंट्स को आप हमेशा स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे। तो हर बच्चा यही आपको क्या देगा, आंसर देगा। आप चाहे किसी भी बच्चे को पूछ लीजिए जिनको आता होगा, ठीक है। ये तो सभी को आता है। तो ये है सेट्स। क्या है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। इसको कैपिटल लेटर से आप क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और एलिमेंट्स जो आपके इसके अंदर आते हैं सेट्स में, इनको क्या कहा जाता है, इनको एलिमेंट्स कहा जाता है, या हिंदी में आप इसको क्या कहेंगे, अवयव। और एक बात आप ध्यान दीजिए, क्लास 11 से आप ज्यादातर हिंदी और इंग्लिश दोनों के वर्ड्स यूज कीजिए, क्योंकि आगे की क्लासेस में आपके पास इंग्लिश में ही कंटेंट मिलेगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में ही इसको, और हिंदी के भी वर्ड्स हमें देखने हैं, बट इंग्लिश को भी आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो ये है आपका क्या, एक सेट है। और क्या कहा, सेट के एलिमेंट्स को आप कॉमा से सेपरेट करते हैं, ठीक है। और ये आपका, तो इसको आप लिख लीजिए, इस डेफिनेशन को लिख लीजिए। अब हम मैथमेटिक्स के कुछ सेट की बात करेंगे। मैथमेटिक्स में आपके पास कुछ सेट होते हैं, जिसमें आपका क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जब आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं बच्चों, तो देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर को आप पहले तो कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये कुछ मैथमेटिक्स में सेट है, ठीक है। तो इसको आप कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और कैपिटल एन आप किस तरह से लिखेंगे सेट में, देखिए यहां पर आप लगा लेंगे करली ब्रैकेट, ठीक है। और 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, है ना, 5, और आगे इसको आप 3 डॉट से क्या कर सकते हैं, इस तरह से। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपका इस तरह से सेट में आप इसको लिख सकते हैं। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर को देखिए यहाँ पर नेचुरल नंबर के सेट को आप कैपिटल एन से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। हिंदी में आप इसको क्या लिखेंगे, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। इसके बाद दूसरा है आपका पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांकों का समुच्चय, इंग्लिश में आप इसको क्या कहेंगे, सेट ऑफ इंटीजर। क्या कहेंगे, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो सेट ऑफ इंटीजर को बच्चों आप किस तरह से डिनोट करते हैं, सबसे पहले इसको जेड से आप प्रदर्शित करते हैं, जेड से आप इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जेड से सेट ऑफ पूर्णांकों के समुच्चय को आप जेड से दिखाते हैं। और आपके पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होते हैं, आपको पता है, पूर्णांक आपके माइनस इन्फिनिटी से और प्लस इन्फिनिटी के बीच आपके पूर्णांक आ जाते हैं। तो 3 डॉट्स लगा करके मैं यहाँ पर -3 -2, क्योंकि सारे नंबर्स को आप नहीं दिखा सकते हैं किसी भी पेपर पर, किसी भी बोर्ड पर, तो इस तरह से हम दिखा देते हैं। और -1 0 1 2 3 और, तो इनको आप क्या कहते हैं, पूर्णांकों का समुच्चय। इस तरह से हम पूर्णांकों के समुच्चय को इस तरह से दिखा देते हैं। और यदि मैं आपको मैथमेटिक्स में किसी भी बच्चे को कहूं कि बच्चों आप पूर्णांकों के समुच्चय को लिखिए, तो आप सारे बच्चे यहीं से स्टार्ट करेंगे। कोई बच्चा हो सकता है यहाँ से 4 से स्टार्ट करे, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने 3 डॉट लगा दिए हैं। तो इसका मतलब है जितने भी नंबर आपको रिक्वायर्ड हैं, जितने भी नंबर आपको चाहिए, आप यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है।
ऐसे ही नेचुरल नंबर के केस में है, कुछ बच्चे 1 2 करके और इसको 3 डॉट कर देंगे, तो एक ही बात है, ठीक है। और किसी ने आगे 10 तक भी बढ़ा दिया तो आगे वो 3 डॉट लगाएगा। 3 डॉट का मतलब ये है कि ये नंबर आपके आगे कंटिन्यूअसली चलते रहेंगे, जितनी आपको रिक्वायर्ड है उतने आप ले लीजिए, ठीक है। तो ये है आपका पूर्णांकों का समुच्चय। इसके बाद है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक से पहले है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याओं को आप क्या लिखते हैं? रैशनल नंबर। पढ़ा है आपने रैशनल नंबर, ठीक है। तो रैशनल नंबर को आप कैसे डिनोट करते हैं? पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखेंगे आप, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर आपके कोई भी नंबर आ सकता है, वेर आप ये लिख लेंगे कि पी एंड क्यू आर आपके इंटीजर हैं, वेर पी एंड क्यू आर इंटीजर। तो ये आपके इंटीजर हैं और क्यू आपका 0 नहीं होना चाहिए। ये हमने परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है। इसके बाद है आपका वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो वास्तविक संख्याओं में आपके वो तमाम नंबर आ जाते हैं, तो इस तरह से आप सेट में लिखते हैं। ऐसे ही आपके जो वास्तविक यानी कि रियल नंबर्स का जो सेट है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, या रियल नंबर्स का सेट। फिर आपका धन पूर्णांकों का, यानी कि आपके ये आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, तो इनको तो आप रैशनल नंबर को आप किससे, परिमेय संख्याओं को आप क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और इस फॉर्म में आप लिखेंगे। ऐसे ही आपके धन पूर्णांकों का समुच्चय हो जाएगा और धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा और धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ये कुछ आपके मैथमेटिक्स में क्या है, समुच्चय है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बेसिकली किसके बारे में पढ़ा, सेट क्या है। तो सेट आपका क्या है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको आप सेट कहते हैं, इसको कैपिटल लेटर से आप डिनोट करते हैं और कैपिटल लेटर से आप इसको डिनोट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए सेट के एलिमेंट्स में यहाँ पर एक सेट लिख देती हूँ, ठीक है। एक मैं यहाँ पर सेट लिख देती हूँ। तो 10 से कम सेट है यहाँ पर, 10 से कम विषम प्राकृत संख्याओं का, विषम प्राकृत संख्याएं। मैंने यहाँ पर आपको एक सेट बताया और मैंने सब बच्चों से क्या कहा कि आप 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं का या प्राकृत संख्याओं का समुच्चय बनाइए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, मैं यदि यहाँ पर सेट बनाऊं तो मैं इसको किसी भी कैपिटल लेटर से क्या कर सकती हूँ, डिनोट कर सकती हूँ। अभी अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब इसको करली ब्रैकेट के अंदर इसके एलिमेंट्स को लिखना है। तो देखिए विषम प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी, 1, इसके बाद 3, 5, 7 और 9, और ये आपका ब्रैकेट यहाँ पर बंद हो जाएगा। तो सारे बच्चे यही लिखेंगे क्योंकि मैंने आपको कंडीशन दे दी है कि 10 से कम प्राकृतिक संख्याओं और विषम प्राकृत संख्याओं का संख्याएं, आपको इनका सेट बनाना है। तो आपने क्या लिखा, ए एक सेट है जिसको आपने करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है और इसके अवयव जो है, इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं, 1, 3, 5, 7 और 9। अब इन एलिमेंट्स को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर सेट आपका क्या है, ए है। सेट आपका क्या है, ए है। ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं, सेट ए के अवयव हैं। अब जो यहाँ पर एक 1 है, ये आपका बिलोंग्स टू का साइन है, तो 1 बिलोंग्स टू ए।
वन कहाँ से बिलोंग करता है? आपको देखिए, आप कहाँ से पूछते हैं, आपको कई बार पूछा जाता है आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आप जिस भी प्लेस से आते हो, जहां से भी आप बिलोंग करते हो, आप कहते हैं मैं वहां से बिलोंग करता है। तो ये जो वन एलिमेंट्स है, ये जो वन अवयव है, ये किसको बिलोंग कर रहा है? ये जो आपका क्या है, ये साइन है, इसको आप कहते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग्स टू का सेट है, ठीक है। तो वन कहाँ किसको बिलोंग करता है? सेट ए को बिलोंग करता है। इसी प्रकार से आपका जो 3 है वो बिलोंग किसको करता है? सेट ए को करता है। और यहाँ पर 5 अगर लिखें तो 5 बिलोंग करता है सेट ए को, 7 भी बिलोंग करता है सेट ए को। ऐसे ही आपका जो 9 है वो भी किसको? सेट ए को ही बिलोंग करता है। यदि मैं यहाँ पर एक और नंबर लिखूं 10, क्या 10 बिलोंग करता है सेट ए को? क्या 10 सेट ए में आता है? क्या वो सेट ए का एलिमेंट है? जी नहीं, वो उसका बिलोंग नहीं करता है। तो यहाँ पर आप इस तरह का साइन लगा देंगे। तो ये आपके सेट के एलिमेंट्स को आप किस तरह से लिखते हैं, और सेट के एलिमेंट्स किस सेट से वो एलिमेंट्स आपके आ रहे हैं, तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब है सेट को रिप्रेजेंट आप कैसे करते हैं, ठीक है ना। अभी मैंने आपको बता दिया, आपको सेट के रिप्रेजेंट करने के कितने मेथड हैं ये आपके आगे। तो यहाँ पर देखेंगे सेट को रिप्रेजेंट करने के कुछ मेथड हैं, इनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे कौन कौन से वो मेथड हैं। तो बेसिकली बच्चों यहाँ पर देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स इन डिफरेंट फॉर्म, अलग अलग फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला जो मेथड है वो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, या पीछे आपने क्या पढ़ा है, स्टेटमेंट फॉर्म, एक ही बात है, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म इसका सेकंड है, और थर्ड है रोस्टर फॉर्म। आपके सिलेबस में आपको दो ही इस तरह से दे रखे हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स आप टू वे में आप इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है आपका रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म इसको कहा जाता है, और दूसरा यहाँ पर इसका है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट को हम दो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, और आपको जो गिवन होगा वो आपको डिस्क्रिप्टिव मेथड में या आपको स्टेटमेंट फॉर्म में दिया होगा, हो सकता है आपको रोस्टर फॉर्म में दिया हो। तो इन दो फॉर्म में हमने सीखना है कि एलिमेंट्स को आप किस तरह से रखते हैं। तो सेट क्या होता है, जो पर्सन टू पर्सन वरी ना करे। यदि मैं आपको कहूं कि आपके क्लास के स्टूडेंट का आप सेट बनाइए, तो सारे बच्चे क्या बनाएंगे, एक जैसा सेट बनाएंगे, ठीक है। और आप ही के बच्चों को, आप ही के क्लास के बच्चों को मैं यदि ये पूछूं कि आप अपने फेवरेट टीचर्स के नाम लिखिए, उनका सेट बनाइए, तो हर बच्चे का फेवरेट टीचर अलग अलग हो सकता है। किसी को मैथ्स का टीचर पसंद होगा, किसी को हिंदी की मैम पसंद होगी, तो वो अपने हिसाब से क्या बनाएगा, उनके नाम की लिस्ट बनाएगा, वो सेट में वो रखेगा। तो वो आपका सेट नहीं होगा। सेट कौन नहीं होते हैं, जो पर्सन टू पर्सन या स्टूडेंट टू स्टूडेंट, हर पर्सन के अकॉर्डिंग अगर वो क्या कर रहा है, वरी कर रहा है, अलग अलग हो सकता है। किसी केस में कुछ बच्चों ने, दो चार बच्चों ने सेम बना दिया हो, ठीक है, और उसके अलावा एक बच्चे ने अलग। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सेट में हर बच्चे का, हर पर्सन का सेम आपका क्या होना चाहिए, एलिमेंट्स आपके सेम होने चाहिए, तभी वो सेट होगा, अदरवाइज वो सेट नहीं होगा। इसके अलावा मैं आपको बोलूं कि आपके फेवरेट जो क्रिकेटर हैं, आप उनका सेट बनाइए, तो हर बच्चे का अलग अलग होगा, ठीक है। आपको क्या कहा जाए, आपके क्लास के स्टूडेंट्स के जो बॉयज हैं उनका सेट बनाइए, तो हर बच्चे, हो सकता है आप एलिमेंट्स को आगे पीछे, यानी एलिमेंट्स का मतलब यहाँ पर बॉयज से है, तो आप लड़कों को आगे पीछे कर सकते हैं, उनके नाम को आगे पीछे कर सकते हैं। यानी कि आप सेट में ऐसा पॉसिबल है कि मैं क्या कह रही हूँ कि यहाँ पर सेट में आपके ए बी सी डी, तो ऐसा हो सकता है कि किसी ने डी आगे लिख दिया, बी पीछे लिख दिया, लेकिन एलिमेंट्स आपके सेम होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का जो आपका सेट होता है, और इन सेट को रिप्रेजेंट करने के क्या होते हैं, दो तरीके होते हैं। यहाँ पर मैं तीन आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जिस भी फॉर्म में, जिस भी स्टेटमेंट को हम पढ़ रहे हैं, वो जो मेथड है वो आपका डिस्क्रिप्टिव मेथड है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। इसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म होता है और रोस्टर फॉर्म होता है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या क्या ये मेथड है, इनको आगे हम बात करेंगे, लेकिन हम इसको भी पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्टिव या इसको स्टेटमेंट फॉर्म भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट,
तो ये जो आपका मेथड है, ये आपका कैसा मेथड है, ये आपका डिस्क्रिप्टिव मेथड है या स्टेटमेंट। देखिए हमने स्टेटमेंट में कह दिया, क्या कहा, द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के सभी वोवेल्स को आपने लिखना है। अब देखिए जो हमने अभी तक पढ़ा, जिसमें मैंने क्या किया, आपको करली ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट्स को लिखा और क्या कहा, एलिमेंट्स के बीच में आप कॉमास रखेंगे, हर एलिमेंट्स को, हर अवयव को आप क्या करेंगे, इन कॉमास से सेपरेट करेंगे। तो ये जो मेथड था ये रोस्टर फॉर्म था। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो अच्छा मेथड है, इससे थोड़ा सा आपको जो टफ लगेगा या हो सकता है इससे थोड़ा सा आप टफ कर सकते हैं, लेकिन जब हम सीखते हैं तो ये भी आपका इजी ही मेथड है, वो है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में आप क्या लिखते हैं, देखिए इसको भी करली ब्रैकेट्स के अंदर ही आप लिखते हैं, ठीक है। एक्स, आप क्या लिखेंगे, एक्स, और सच दैट ये जो साइन है ना यहाँ पर, ये सच दैट का है। इसका मतलब ये है कि x इस प्रकार से है, किस प्रकार से है, और आगे आप इसको डिस्क्राइब करेंगे किस प्रकार से है, x इज द वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, x इज वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब देखिए जब मैथमेटिक्स में हम जाते हैं तो वहां पर हम इसको और सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस डिस्क्रिप्शन मेथड को देखिए, यहाँ पर जो आगे लिखा हुआ है ना x के बारे में, ये आपका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ही है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो आपका सेट बिल्डर फॉर्म है उसको आपने इस तरह से लिखना है। इसके बाद देखिए, द सेट ऑफ ऑल ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 11। क्या कहा है, द सेट ऑफ ऑल ऑड और पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर अब कहां से होगा, अब क्या कहा है, लेस देन और, या तो वो छोटा है किससे, 11 से, या फिर वो 11 के इक्वल है। तो इस बात को देखिए आप रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 1, क्योंकि ऑड आपके जो क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या है, 1, 3, 5, 7, 9 और 11। और यहाँ पर क्या कहा था, लेस देन और इक्वल टू। इस बात को, इस रोस्टर फॉर्म को, इस सेट बिल्डर फॉर्म को आप सिर्फ इतना भी लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, इस तरह से आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसको रखते, और एक्स सच दैट एक्स इज, अब देखिए एक्स क्या है, एक्स देखिए क्या है, एक्स आपका क्या है, 0 से तो बड़ा है, 0 नहीं होगा, ठीक है, और 0 से बड़ा है, और लेस देन और इक्वल टू 11 है, यहाँ पर लिखा है। और x इज एन ऑड नंबर, x क्या है, कोई ऑड नंबर है, x को आप इवन नंबर नहीं ले सकते हैं। तो ये इसकी क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव क्यूब नंबर लेस देन 100। तो आपने क्या करना है, क्या लिखा है, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव क्यूब नंबर। तो आपके ऑल पॉजिटिव क्यूब नंबर, 1 का क्यूब 1, 2 का आपका क्या होगा, 8 हो जाएगा, 3 का 27, 4 का 64, इसके बाद 5 का क्या हो जाता है, 125, तो वो 100 से लेस है, ठीक है ना। तो ये तो हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब इसका जो आपका सेट बिल्डर फॉर्म है वो क्या है, x such that x is a क्यूब नंबर एंड 0 से वो बड़ा है और 100 से वो छोटा है, ठीक है। तो इस तरह से हम सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आपका क्या है, ये है आपका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो सिलेबस में है वो आपका रोस्टर फॉर्म है, जिसको आप टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, और इसके बाद दूसरा है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। पीछे हम देख चुके हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इस पर और आगे के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के माध्यम से हमें और अच्छे से समझ में आएगा ये कि क्या है ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे आपको क्या दिया है, एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको गिवन है, आपको क्या करना है, निम्नलिखित में से कौन सा सेट क्या है, कौन से सेट हैं। अब इसमें आपको ये बताना है कि सेट कौन से हैं। सप्ताह के सभी दिनों का संग्रह बनाना है, आपको सेट बनाना है जिसमें पहला अक्षर आपका एस हो। तो आप किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, आप सभी बच्चों का आंसर सेम होगा, क्योंकि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और इस क्वेश्चन को आप कर लीजिए और देख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि सप्ताह के
दिनों में 7 दिन होते हैं। कौन कौन से आपके सप्ताह के दिन ऐसे स्टार्ट होते हैं, उनका आप संग्रह बना लेंगे। यदि सभी बच्चों का ये आंसर सेम आता है तो ये आपका सेट होगा। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने क्लास 11th का मैथ्स का स्टार्ट किया है, जिसका चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया, जिसका नाम है सेट यानी कि समुच्चय। समुच्चय को हमने जाना, इसकी डेफिनेशन जानी और कैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं, कौन कौन से वो मेथड हैं, वो हमने आज की क्लास में जाना। और नेक्स्ट क्लास में कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको लेके आएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव